अब क्वेश्चन 35 देखिए, ए फंक्शन f -4,4 टू 0,4 जिसकी डोमेन -4 to 4 है एंड उसकी जो रेंज है वो 0 to 4 है और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, शो दैट f इज ए ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 फंक्शन। हमें ये दिखाना है कि ये ऑन टू फंक्शन तो है बट 1 नहीं है। फर्दर इससे आगे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एफ ए इज इक्वल टू √7। तो आप समझें ये हमारी डोमेन और ये कोडोमेन, तो यहां पर ये है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहां है 0 1 2 3 4। अगर यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक यूनिक इमेज, एक अलग इमेज मिलती है तो वो 1 1 होगा, और यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां एक प्री इमेज मिल जाए तो वो क्या होगा हमारा, वो यहां पर ऑन टू फंक्शन होगा। अब आप देखो कि जब आप -1 को यहां रखोगे तो ये आएगा 16 -1 इज √15 और वो इनके बीच में ही कहीं होगा आपका। बट अगर आप यहां 1 रखोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहां पर 2 रखता हूं और 2 को यहां पर रखने पर क्या आएगा, 16 - 2 का स्क्वायर इज 4, यहां आ गया √12 यानी ये हो जाएगा आपका 2√3 और ये होता है 1.73 यानी 2 पॉइंट सम वैल्यू यहां पे कहीं आएगा आपका। और सेम आपको -2 रखने पर मिलेगा। तो ये तो सेम बात नहीं हुई, मतलब 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है। इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे हम यहां पर निकालते हैं आपका f, जैसे f4 निकाल लेते हैं। √16 -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 दैट इज 0 एंड f4 निकालोगे तो भी क्या आएगा 16 - 16 दैट इज 0, यानी -4 भी 0 से मिलाएंगे और 4 भी 0 से मिलाएंगे तो -4 एंड 4 की सेम इमेज आ गई। तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होता। हम लिखेंगे f -4 इज इक्वल टू f4 दैट इज 0, सो 1 and -1 have the same image, so f is not 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 नहीं होगा। आप यहां -3 को रख के बता सकते हैं, -2 को रख के बता सकते हैं और -1 को रख के भी आप बता सकते हैं। इसके बाद अब हमें इसे करना है ऑन टू, 4 ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को y के बराबर मान लेते हैं। तो यहां से आ गया √16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। और जब x की वैल्यूज के लिए x की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ y मिल जाती है तो हम वो कहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा। देखिए कैसे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको यहां ले आए, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं एंड x इज इक्वल टू √16 माइनस वाई स्क्वायर। आप देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, √16 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहां की हर वैल्यू के लिए हमें यहां पर एक प्री इमेज मिल रही है। आप बोलेंगे फॉर एवरी y
बिलोंग्स टू द कोडोमेन दैट इज 0,4, यहां से जो y होंगे देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू -4 to 4। यहां के हर एक y के लिए यहां पर एक x एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो fx है दैट इज √16 माइनस x की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो यहां पे आएगा 16 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब आप देखिए यहां पे ये कैंसिल हो गया, इससे माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 16 माइनस 16 प्लस वाई स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो गया वाई स्क्वेयर का रूट दैट इज वाई। तो जो fx है वो y के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसको लिखने का एक तरीका है कि हम इसको ऑन टू कैसे लिखते हैं। तो यहां की हर एक y के लिए यहां एक x एग्जिस्ट करता है, किस तरीके का, √16 माइनस वाई स्क्वेयर टाइप का। अब देखो कैसे, जैसे हमने 0 से निकाला था, हमने 0 को मैप करवाया, 0 की इमेज प्री इमेज निकाल लेते हैं, y की जगह 0 रख दो, x इज इक्वल टू √16 माइनस 0 √16 दैट इज +-4। चेक कर लो, +4 एंड -4 प्री इमेज मिल गई। ऐसे ही हर वैल्यू के लिए आपको क्या मिल जाएगी, यहां पर एक प्री इमेज मिल जाएगी। सो ये एक ऑन टू फंक्शन है, आप लिखेंगे हैंस f इज ऑन टू। तो f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। f11 नहीं है, ऑन टू है, ये हमने शो कर दिया। अब वो कह रहा है फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fa इज √7। वो कह रहा है a की वैल्यूज निकाल दो जब fa √7 के बराबर है। तो fx हमारे पास ये है, fa निकालना है तो जहां x है वहां a रख दें, तो ये हो जाएगा √16 माइनस a स्क्वायर इज √7। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां हो गया 16 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 16 माइनस 7 इज 9, a इज इक्वल टू √9, a इज इक्वल टू +-3। तो a की वैल्यू क्या आ गई, +-3। सिंपली fa की वैल्यू को निकाल के इक्वेट करवाना है और फिर हमें a की वैल्यूज मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ पिस्टन इंजन। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बोर है आपका विच इज ऑफ दिस टाइप, एंड उसके अंदर जो पिस्टन है वो मूव करता है। पिस्टन यहां पे इस तरीके से है और वो जो पिस्टन है वो इसके अंदर मूव करता है, और जितना वॉल्यूम, जितना वो पिस्टन चलता है उतना आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन वो करता है। अब इस पर कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। द सिलेंडर बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज टू बी मेड फ्रॉम ए मेटल शीट ऑफ 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। मतलब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बोर है, जो टॉप से ओपन है और नीचे से वो क्लोज्ड है इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि इस सिलेंड्रिकल बोर को बनाने में एक मेटल शीट यूज हुई है जिसका एरिया 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो इस इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है।
If the radius of the cylinder is r and height is h, then write the volume v in terms of r. अब देखें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वो कह रहा है पूरे वॉल्यूम को आर की टर्म्स में लिख दो, यानी इस एच को आर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए उसने एक रिजल्ट दे रखा है कि इसकी पूरी बॉडी जो है वो इतने एरिया से बनी है। हम यहां पर लिखते हैं आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप देखें तो इसका एरिया क्या होगा, वी हैव, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया, वो बराबर होगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि वो दोनों जो एरिया हैं, ये जो पूरा बना है वो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से बना है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 75 पाई। यहां से पाई आर कॉमन ले लें तो 2h प्लस आर इज इक्वल टू 75 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2h प्लस आर इज इक्वल टू 75 बाई पाई। 2h इज इक्वल टू 75 बाई आर माइनस आर, एलसीएम आ गया आर, 75 माइनस आर स्क्वेयर, ये डिवाइड में आ जाएगा, h इज इक्वल टू 75 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2r। ये h और r में हमने रिलेशन निकाल लिया जिसकी की हमें यहां पर नीड होगी। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोर वो क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच। वो कह रहा है आर के टर्म्स में निकाल दो, तो एच की वैल्यू हमारे पास है वो यहां पुट कर देंगे। सो वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू 75 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 2r। आर से एक पावर कैंसिल हो गई और बचे हुए आर को आप यहां ले जाएं, तो ये आ गया पाई बाई 2 75 r माइनस आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोर इन टर्म्स ऑफ आर। आप चेक करें पूरा वॉल्यूम केवल आर में है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है फाइंड डीवी ओवर डी आर। तो इस v को हमें आपका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। दिस इज फर्स्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो dv ओवर dr इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 75r, r का हो गया 1, 75 माइनस यहां हो गया 3r स्क्वेयर, ये आ गया dv ओवर dr। अब इसके थर्ड का ए पार्ट कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हमें उसकी रेडियस निकालनी है तब जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो थर्ड का ए पार्ट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, dv ओवर dr को 0 के बराबर रखेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स।
ये इधर जाके पूरा 0, ये इधर प्लस में चला जाएगा। 3r² इज 75, 3 से 25, r आ गया 5। r नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज रेडियस इज लेंथ। तो अब इसे मैक्सिमाइज और करना है, तो हम इसका कर देते हैं डबल डेरिवेटिव। π/2 बाहर रहेगा, 0 - 6r, r की जगह 5 रख देंगे, एट r इज इक्वल टू 5। तो यहां आएगा π/2 इंटू -6 इंटू 5, ओवरऑल ये नेगेटिव नंबर मिलेगा। आप देखें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स v इज मैक्सिमम। v इज मैक्सिमम, और v मैक्सिमम कब है? when r इज इक्वल टू 5। जब रेडियस 5 है तब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम है। इसके बाद इसका b वाला या और वाला पार्ट देखिए। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h इज ग्रेटर देन r, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो जो हाइट है विच इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r है विच इज रेडियस, तो ये हमें जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब रेडियस तो हमारे पास है, हम यहां कहें हेयर r इज इक्वल टू 5, और हम हाइट निकालना चाहें तो यहां रख के निकाल सकते हैं। इसको नाम दे दो सम स्टार इक्वेशन। पुट r इज इक्वल टू 5 इन स्टार, तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 75 माइनस r² यानी 25/2 इंटू 5, यहां आ गया 50/10 यानी कि 5, विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू r। बट वो कह रहा था कि h बड़ा है r से, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो आप बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स h इज इक्वल टू r, बिकॉज क्योंकि वो जो दोनों हैं वो बराबर हैं, ना कि जो h है वो उससे बड़ा है। तो सिंपल से क्वेश्चंस दे रखे थे, हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स यूज किए, जो दे रखा था उसको यूज किया, बारी बारी से हमने सारे रिजल्ट्स निकाले हैं और हम अपने आंसर पर पहुंच गए हैं। अब केस स्टडी का क्वेश्चन 37 देखिए क्या कह रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। सारा काम जो हम यहां करेंगे वो एक लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड, मतलब जो उल्टे हाथ से काम करता है, ऐसा बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में करेंगे। अब जनरली ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, तो उसने कुछ इवेंट्स बना रखे हैं। पहला इवेंट ए है व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। जब दोनों माता पिता ही लेफ्ट हैंडेड हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के भी लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और वो हैं 24%। जब फादर राइट हैंडेड है, मदर लेफ्ट हैंडेड है, तब 22% है। सी इवेंट है फादर इज लेफ्ट हैंडेड, मदर इज राइट हैंडेड, तब 17% है। डी इवेंट है व्हेन बोथ आर राइट हैंडेड। अब यहां पर उसने सभी की प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी हैं। अज्यूमिंग दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी, ये हमें 1/4 दे रखा है। एंड एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। एल denotes the event that child is left handed। जो चाइल्ड है वो लेफ्ट हैंडेड है, इस बात की इवेंट को दिखाता है। अब देखो
ये सब उसने बनी बनाई दे रखी हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो ये कहता कि ये ना दे करके सीधा सीधा बोलता कि भाई पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, तो आप देखो एक सैंपल स्पेस हम बनाते कि भाई एल जहां पर डिनोट करता है लेफ्ट हैंडेड होने को और आर डिनोट करता है राइट हैंडेड होने को, और पहली प्लेस पर फादर, दूसरे पर मदर, तो हो सकता है दोनों फादर मदर लेफ्ट हैंडेड हों, पहला लेफ्ट हैंडेड दूसरा राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड और दोनों ही राइट हैंडेड। अब आप चेक कर लो, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की 1/4, सी की 1/4, डी की 1/4, बट यहां पहले से दे रखी हैं, तो ये काम अब हमें यहां पर नहीं करना। इसके बाद अब आप देखें कि हमें यहां पर PL/A, यानी कि ए इवेंट पहले से हो चुका है, यानी कि बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 24%, यानी कि 24/100। PL/B, जब बी इवेंट हो चुका है तब बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 22/100। PL/C वो है 17%, PL/D है 9%। तो ये हमने जो वो प्रोबेबिलिटीज उसने दे रखी थी सभी को लिख लिया। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला कह रहा है फाइंड PL/C। PL/C हमें निकालना है, तो PL/C तो हमने पहले ही दे रखा है, उसने केवल लिखना है हमें, दैट इज 17/100। पहला हो गया। दूसरा कह रहा है फाइंड PL कॉम्प्लीमेंट बाई A। सेकेंड वन इज PL कॉम्प्लीमेंट बाई A। आप समझें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई, PA/B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B ओवर PB, तो दोनों का इंटरसेक्शन कर लें, L कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A ओवर PA। PL कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A को हम लिख सकते हैं PA माइनस दोनों के इंटरसेक्शन को इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, या फिर L इंटरसेक्शन A लिख लो। आप देखो कि A और L के इंटरसेक्शन को यदि हम घटा देंगे A में से, तो PL कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, L कॉम्प्लीमेंट का और A का। अब नीचे है PA को दोनों में के अपॉन में लिख दें, तो यहां आएगा PA/PA माइनस PL इंटरसेक्शन A ओवर PA। ये हो गया 1 माइनस। आप इसको ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला है? ये PL/A का फॉर्मूला है, PL/A। अब आप देखो तो PL/A दे रखा है 24/100, यहां पे आ गया 1 माइनस 24/100, एलसीएम इज 100, 100 माइनस 24, ये आ गया 6, 76/100, और इसको हम कैंसिल करना चाहें 19/25, तो ये आ गई सेकंड की प्रोबेबिलिटी। थर्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड का ए पार्ट कह रहा है फाइंड PA/L। हमें निकालना है PA/L। अब आप देखो कि PL/A तो आपके पास है, हमें निकालना है PA/L, तो हम कैसे निकालेंगे? मतलब वो लेफ्ट हैंडेड है, इस बात की ये हो चुका है,
लेफ्ट हैंडेड वो है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। सो बाय बेज थ्योरम, बाय बेज थ्योरम पी ए बाई एल किसके होगा, पी ए इंटू पी एल बाई ए अपॉन पी एल बाई ए प्लस पी बी इंटू पी एल बाई बी प्लस पी सी इंटू पी एल बाई सी प्लस पी डी इंटू पी एल बाई डी। दैट इज, अब सभी की वैल्यूज हमारे पास हैं, बारी बारी पुट कर दो। पी ए है हमारे पास 1/4, पी एल बाई ए है 24/100, अगला है 1/4 इंटू 22/100, 1/4 इंटू 17/100, 1/4 इंटू 9/100। ऊपर एलसीएम आ गया 24/400 और नीचे भी आ गया 400 एलसीएम। 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9, ये इससे कैंसिल हो गया 24 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 9 7 16, 18 और 4 हो गया 22, कैरीज 2 7, यानी कि 1/3। तो यहां पर ये पी ए बाई एल क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी वाला पार्ट। अब थर्ड का बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, या फिर और वाला पार्ट थर्ड का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। ये हमें दे रखा है कि आपका उनमें से एग्जैक्टली वन पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड है। अब वन पेरेंट लेफ्ट हैंडेड एक तो बी और एक सी के अंदर है, इन दोनों में केवल एक ही पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected child is left handed when it is given, दे क्या रखा है कि या तो B या C इवेंट है आपका, मतलब या तो B होगा, B में भी एक ही पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है, या फिर C होगा, C में भी एक पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है। तो P A बाई B का फॉर्मूला होता है P, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, पी एल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ओवर नीचे आएगा पी बी यूनियन सी। अब ये इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी एल इंटरसेक्शन बी और यहां आ जाएगा यूनियन एल इंटरसेक्शन सी और नीचे आ गया पी बी यूनियन सी। आप समझें, वी हैड अ फॉर्मूला, क्या होता है, पी ए यूनियन बी हमारे पास होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के होता है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे जो ए सारे इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, किसी का किसी के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए डॉट पी बी के, दैट इज। तो यहां पर ये ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा पी, क्या बन जाएगा, पी ए यानी ये वाली वैल्यू आएगी पी एल इंटरसेक्शन बी प्लस पी ये वाली वैल्यू आएगी, ये बी का काम कर रहा है, पी एल इंटरसेक्शन सी माइनस, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो मैं उसको इनके प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकता हूं, पी एल इंटरसेक्शन बी डॉट पी एल इंटरसेक्शन सी। और नीचे भी सेम फॉर्मूला लगाइए, पी बी
प्लस PC माइनस PB डॉट PC। अब इतना काम तो हो गया। आप पूछे सर PL इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखो कि मेरे पास क्या होता है, PL बाई B को मैं लिख सकता हूं PL इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इस PB को इधर ले आओ, इसको यहां रहने दो, तो PL इंटरसेक्शन B बराबर आ गया PL बाई B इंटू PB। तो सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, PL बाई B इंटू PB। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो PL बाई C इंटू PC, और यहां पर भी PL बाई B इंटू PB, PL बाई C इंटू PC। और नीचे तो सारी वैल्यूज हमें पता ही हैं, ये 1/4, ये भी 1/4, 1/4 डॉट 1/4। PL बाई B की वैल्यू है 22/100 और ये है 1/4। PL बाई C है 17/100। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, सो बी केयरफुल। 22/100 इंटू 1/4, 17/100 इंटू 1/4। और नीचे एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम आ गया 16 आएगा, सॉरी 16। तो 4 + 4 - 1। ऊपर एलसीएम लें तो 400 इंटू 400, ऊपर एलसीएम आएगा आपका 1,60,000। ये 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 400 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो 8,800 प्लस 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, और 17 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 6,800। और यहां पे एलसीएम 1 आएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा 374, और नीचे है आपका 8 - 7/16। ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका 15,600, और 374 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 9 - 7 is 6, और यहाँ पे आ गया दिस इज 5 - 3 is 2, 15,226। तो यहाँ आ गया 15,226 ओवर 1,60,000 मल्टीप्लाई 16 ऊपर 7 नीचे। 16 से ये कैंसिल हो गया, और 7 से इस 15,226 को डिवाइड कर लो। तो ये आ गया 2175.1 ओवर 10,000। अब 4 जीरोज हैं तो 4 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो, 0.217 या फिर 0.22 हम लिख सकते हैं। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ लेफ्ट हैंड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड व्हेन इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। यहां से फॉर्मूले बनाने हैं, और उसके बाद तो फिर सिंपली वैल्यूज पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। अब केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन 38 देखिए। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पॉल्यूशन इन लॉन्ग रन। तो ये सिंपल मैसेज है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेंगे तो वो एयर पॉल्यूशन को कम करेगा।
अब क्वेश्चन क्या है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज है वो हर साल बढ़ रहा है। एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय द फंक्शन v। हम किसी भी समय पर एट एनी टाइम कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अगर उसको निकालना चाहते हैं तो इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। जहां पर यदि हम t को 1 रखते हैं तो इसका मतलब हम 2001 में निकाल रहे हैं। t को 2 रखते हैं मतलब 2002 में निकाल रहे हैं। t को 3 रखते हैं मतलब 2003 में। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काउंटिंग निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईयर 2000 जस्टिफाई। क्या हम यूज कर सकते हैं ईयर 2000 का निकालने के लिए? तो वो हम चेक करते हैं कि 1 का मतलब है 2001, तो 0 का मतलब होगा t 2000। सो दिस इज फर्स्ट, t इज इक्वल टू 0 मतलब v0 व्हीकल्स इन 2000। इसका मतलब क्या है कि 2000 में चलने वाले व्हीकल्स हम निकाल रहे हैं। तो v0 जब हम निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -0 +0 -2, यानी कि जो v0 है वो कितना आ गया, -2। यानी कि ईयर 2000 में -2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है? काउंटिंग कांट बी नेगेटिव। काउंटिंग तो आपकी 0 हो सकती है, भाई कुछ भी नहीं है। अदरवाइज काउंटिंग 1 से शुरू होती है और ये कह रहा है काउंटिंग नेगेटिव है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम बोलेंगे कि आपका दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ईयर 2000। तो इस फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहां पर जो व्हीकल्स की काउंटिंग है वो नेगेटिव आ रही है। इसके बाद प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें यह प्रूव करना है कि vt फंक्शन इंक्रीजिंग है। मान लो हमारे पास फंक्शन होता है fx और अगर मैं इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 लिख पाता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं आपका कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पॉइंट वो इंटरवल नहीं निकालना है जिस पर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। वो केवल ये कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हम किसी भी तरीके से v' को ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा। तो सारा काम इसके लिए करना है। अब हम लिखते हैं, इसको नाम दो सम फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा v' इज इक्वल टू, ये यहां पे आ गया 5/3, दिस इज 1/3, कुछ उल्टा लिख दिया, 1/5 t³। तो ये आ जाएगा 3/5 t² माइनस ये हो जाएगा 10/2 t + 25। इसको मुझे क्या है, इंक्रीजिंग दिखाना। अगर मैं यहां इस t वाले पार्ट को स्क्वायर में ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तो आपका एडिशन में दे रखा है। तो उसके लिए यहां से मैं 3/5 कॉमन ले लेता हूं। देखो 5 डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई में जाएगा -50, ये मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में आएगा, दिस इज 60 प्लस 25 + 25 = 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25 + 25 = 75। 25
3 डिवाइड में आएगा और 5 मल्टीप्लाई में, 125/3। अब मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मैं t का कोफिशिएंट लूंगा, दैट इज 50/6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो 25/6। इसका स्क्वायर करेंगे, इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 3/5। यहां हो गया t स्क्वायर माइनस 50/6 प्लस 25/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इसके ही स्क्वायर को हम यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप यहां देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर ये बन गया t प्लस 25/6 का स्क्वायर प्लस यहां एलसीएम आ गया 36, 3 से 12 टाइम्स 1500 माइनस 625। जरा करें सब्ट्रैक्ट, क्या होगा 3/5 t प्लस 25/6 का स्क्वायर, यहां पे आएगा आपका 5, 9 माइनस 2 इज 7 एंड यहां 14 माइनस 6 इज 8। अब आप चेक करो, ये तो स्क्वायर है, t की जगह आप कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये प्लस में ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या हो गया, fx नहीं है, vt इज इंक्रीजिंग, हैंस vt इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जो vt है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमें केवल यही दिखाना था कि वो इंक्रीजिंग है। अगर वो कहता कि आप इंटरवल्स भी निकालिए तब हम एक्चुअल प्रोसीजर से प्रोसीड करते और उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी बनता, बट हमें जब निकालना ही नहीं है, केवल ग्रेटर देन 0 निकालना है, तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन 0 दिखा करके बोल सकते हैं कि vt इज ऑलवेज इंक्रीजिंग।